सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सारे एंटीकोगुलेंट पढ़ा दिए थे। शुरुआत में हीमोस्टेसिस का टॉपिक, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर, कोएगुलेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया था सारे के सारे एंटीकोगुलेंट, हेपेरिन, वारफेरिन, सिट्रेट और ईडीटीए। अब के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे टाइम इंटरवल और इनसे संबंधित डिसऑर्डर। बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 तरह का समय अंतराल होता है, खासकर क्लॉटिंग और ब्लीडिंग से संबंधित, जिनको अपन नाम देते हैं बीटी, सीटी, पीटी, आईएनआर, एपीटीटी। बीटी, सीटी, पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, इन पांचों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपन सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले ये दोनों टाइम इंटरवल में आपको बताऊंगा, फिर इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और इनसे जुड़ी हुई बीमारियों को अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको पीटी, आईएनआर और एपीटीटी के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है टाइम इंटरवल, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। यहां मैं इनको शुरू करूं उससे पहले 2-4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। बीटी और सीटी मिनट में होते हैं या सेकंडों में होते हैं? बीटी, सीटी मिनट में होते हैं या सेकंडों में होते हैं? दूसरा, बीटी ज्यादा होता है या सीटी ज्यादा होता है? बीटी सीटी में से ज्यादा कौन होता है? तीसरा क्वेश्चन, बीटी की जांच कैसे करते हैं और सीटी की जांच कैसे करते हैं? अच्छा, क्लॉटिंग टाइम जो अपन जांचते हैं उसका सैंपल प्लेन वायल में लिया जाता है या ईडीटीए वायल में लिया जाता है? और लास्ट क्वेश्चन, कौन कौन सी बीमारी है जिनमें बीटी सीटी बढ़ जाता है? तो इसका अध्ययन अपन करने वाले हैं। सबसे पहले देखें, यहां पर लिखा हुआ है ब्लीडिंग टाइम। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बता दो भैया ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, तो आपके मन में विचार आएगा कि सर जितने समय तक ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। बात भी बिल्कुल सही है, किताबों में भी यही लिखा हुआ है और मैं भी आपको यही पढ़ाने वाला हूं। बट इसका क्राइटेरिया क्या होगा बताओ? जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, आपके और मेरे मन में और सेम आंसर है कि सर शरीर से जितने समय तक ब्लीडिंग होती है वह ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। यहां पर एक निडल से मैंने प्रिक किया और मैंने इसको दबा लिया, 30 सेकंड में ब्लड आना बंद हो गया। देखो 30 सेकंड में ब्लड आना बंद हो गया। मेरा ब्लड सैंपल निकाला गया। यहां से ब्लड सैंपल निकालने के बाद गॉज लगाया, उसके बाद मैंने इसको कंप्रेस कर लिया। 2 मिनट तक मुझे ऐसे रखना पड़ा, तब जाके ब्लड आना बंद हो। देखो प्रिक करने का मतलब, छोटी सी निडल से प्रिक करने का मतलब केवल 30 सेकंड। यहां से ब्लड सैंपल लिया तो 2 मिनट। अगर चाकू से मेरी उंगली पर निशान हो जाए या चाकू से मेरी उंगली कट जाए, हो सकता है 5 मिनट तक ब्लड निकलता रहे। एग्जाम्पल नंबर 1 में 30 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट। चौथा, किसी इंसान का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, बॉडी पर मल्टीपल घाव हो जाएं, चारों तरफ से ब्लड शरीर से बाहर निकलने लगे, तो कॉमन सी बात है, हो सकता है ब्लीडिंग 10 मिनट तक चले, 15 मिनट तक चले। या कोई आर्टरी रप्चर हो गई हो तो ब्लड इतना ज्यादा बाहर निकल जाए कि इंसान ब्लीडिंग की वजह से मर भी सकता है। तो कौन सी कंडीशन को अपन ब्लीडिंग टाइम माने? प्रिक करने वाली को मान लो जी, क्यों मान ले, ये भी तो ब्लीडिंग टाइम है। चोट लगती है वो भी तो ब्लीडिंग टाइम है। ब्लीडिंग टाइम का जो विचार आपके दिमाग में आ रहा है, यही तो आ रहा है कि शरीर में किसी भी तरीके से कट लगने पर वहां से होने वाली ब्लीडिंग जब से स्टार्ट होती है और जब तक खत्म होती है, यह ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। तो इसका भी एक क्राइटेरिया है। इस तरीके से नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कितने समय तक ब्लीडिंग होगी डिपेंड करेगा आपको चोट कितनी लगी है, डिपेंड करेगा चोट आर्टरी में लगी है या वेन में लगी है, डिपेंड करेगा आर्टरी या वेन में कितना बड़ा घाव हुआ है। तो इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है ब्लीडिंग टाइम। तो ऐसा तो है नहीं कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद आपके यहां पर घाव किया जाता है, फिर ब्लीडिंग कराकर देखा जाता है कितने समय तक ब्लीडिंग हो रही है। नो, इसका एक सिस्टमेटिक क्राइटेरिया होता है जिस पर अभी अपन डील करेंगे।
ब्लीडिंग टाइम को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लीडिंग टाइम को स्टार्ट करने से पहले, कि जो ब्लीडिंग टाइम की अपन जांच करते हैं यूजुअल तौर पर, उस ब्लीडिंग टाइम के अंतर्गत ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम की जांच क्यों की जाती है? ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम की जांच क्यों की जाती है? तो देखें, दो सरकमस्टांस होते हैं इनकी जांच करने के। पहला सरकमस्टांस होता है यदि किसी की फैमिली के अंदर कोई 8 साल का बच्चा है जो बार बार खेलते हुए चोटिल होता है और उसको लंबे समय तक ब्लीड होती है, तो उसके घर वाले उसको अस्पताल ले जाते हैं और वहां डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि हर सप्ताह जब जब इसको चोट लगती है तो 10 मिनट तक ब्लड निकलता रहता है, हम अच्छे से टाइट बांध भी देते हैं तो भी इसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, इसी के साथ ऐसा होता है। तो वहां डॉक्टर को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यार बच्चे में कोई तो गड़बड़ है, या तो प्लेटलेट की कमी है बच्चे के अंदर या फिर इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है, ढूंढना चाहिए। तो वह बच्चे का सीटी, बीटी, पीटी, आईएनआर, एपीटीटी की जांच कराता है। दूसरा सरकमस्टांस क्यों जांच कराते हैं? जब भी किसी इंसान का ऑपरेशन होता है, फॉर एग्जांपल के लिए गॉल ब्लैडर को निकालना है, गॉल ब्लैडर को निकालने के लिए ऑपरेशन करते हैं कॉलीसिस्टेक्टोमी, ओपन कॉलीसिस्टेक्टोमी कर रहे हैं अपन, तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर अपन यूजुअल तौर पर बहुत सारी कॉमन जांच कराते हैं। कौन कौन सी होती है कॉमन जांच? कॉमन जांच के अंदर होती है ईसीजी, ईसीजी के बाद अपन कराते हैं एक्सरे, सीबीसी, ईएसआर, एलएफटी, आरएफटी, सीटी, बीटी, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी और सीटीबीटी कराना मैंडेटरी है, क्योंकि डॉक्टर को पता है मैं 2 दिन बाद जब इसका ऑपरेशन करूंगा तो मुझे इंसीजन लगाना पड़ेगा और इंसीजन लगाने के दौरान कहीं बहुत ज्यादा ब्लीड तो नहीं होने लग जाएगी, इस वजह से वह सीटीबीटी की जांच कराता है। तो अमूमन तौर पर हर ऑपरेशन कराने से पहले सीटीबीटी की जांच होती है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है। अब अपन चर्चा करते हैं एक एक समय अंतराल की। तो पहला समय अंतराल है अपने पास ब्लीडिंग टाइम। कैसे चेक करते हैं ब्लीडिंग टाइम? तो सबसे पहले इनकी वैल्यू बता देता हूं मैं। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम ये मिनट्स के अंदर होता है, सेकंडों में नहीं होता है। ये ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम मिनट्स के अंदर होता है, दोनों मिनट्स के अंदर होते हैं। जो ब्लीडिंग टाइम है उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन दी जाती है 2 से 6 मिनट। ब्लीडिंग टाइम की नॉर्मल ड्यूरेशन दी जाती है 2 से 6 मिनट और क्लॉटिंग टाइम की नॉर्मल ड्यूरेशन दी जाती है 2 से 8 मिनट। देखो यहां पर आपके 2 क्वेश्चनों का जवाब मिल गया शायद आपको। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था कि ये मिनट में होते हैं या सेकंडों में होते हैं, तो आंसर मिल गया जी मिनट में होते हैं, सेकंडों में नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन है बीटी ज्यादा होता है या सीटी ज्यादा होता है, तो आंसर आपके सामने है सीटी ज्यादा होता है, सीटी ज्यादा होता है। अब आप बीटी पर आ जाएं। ब्लीडिंग टाइम होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम? देखिए, शरीर में किसी भी तरह का प्रिक करने के बाद ब्लीडिंग के स्टार्ट होने से लेकर, शरीर में किसी भी तरह का प्रिक करने के बाद ब्लीडिंग के स्टार्ट होने से लेकर ब्लीडिंग के स्टॉप होने तक का समय अंतराल ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बीटी चेक करा के आओ, ब्लीडिंग टाइम चेक करा के आओ। मैं लेबोरेटरी में गया, मैंने वहां टेक्नीशियन को पर्ची दी और पर्ची देने के बाद उसने मेरा बीटी चेक किया। देखें कैसे चेक किया होगा उसने बीटी, या अमूमन तौर पर बीटी कैसे चेक करते हैं। मुझे सामने चेयर पर बिठा लिया, सामने चेयर पर बिठाने के बाद उसने निडल ली, निडल लेने के बाद सबसे पहले इस हिस्से को स्प्रिट से साफ किया, ये कान वाले हिस्से को, ईयर पिन्ना को, इस निचले पार्ट को। फिर जो निडल पर्टिकुलर ली है उस निडल को यहां पर प्रिक किया, प्रिक करने के बाद छोड़ दिया। उसके बाद उसके साथ बहुत सारे स्प्रिट स्वैब हैं। जैसे ही उसने प्रिक किया अपनी घड़ी में टाइम देखना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही उसने प्रिक किया अपनी घड़ी में टाइम देखना स्टार्ट कर दिया। वहां पर हो रहे हैं 12:37। 12:37 का टाइम हो रहा है, यहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। उसने जो स्प्रिट स्वाब थे यहां पर लगाए। देखिए यहां पर लगाने का भी तरीका है, कंप्रेस नहीं करना है, उससे रीडिंग अलग आ सकती है। कंप्रेस नहीं करना है तो यहां पर उसने लगाए और यहां पर लगाने के बाद बार बार वॉश कर रहा है। 12:37 से यहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ।
12:39 पर ब्लीडिंग बंद हो गई। 12:39 पर ब्लीडिंग बंद हो गई। इसका मतलब है ब्लीडिंग मेरे शरीर में प्रिक करने के बाद कितने समय तक हुई? 2 मिनट तक हुई। कितने समय तक हुई? 2 मिनट तक हुई। तो वो जो 2 मिनट का समय अंतराल है उसी को अपन ब्लीडिंग टाइम बोलेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में कि सर आपने बताया कि यहां से प्रिक करते हैं, क्या यहां उंगली में से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारी जगह यहीं से प्रिक करते हैं। जैसे ही प्रिक किया, घड़ी में टाइम देख लिया, हाँ भैया यहां से स्टार्ट हुआ है 12:37 से, फिर यहां से ब्लड को निकलने दो। स्प्रिट स्वाब से केवल और केवल उसको टच करते हैं, कंप्रेस नहीं करना है। कंप्रेस करोगे, दबाओगे तो वेजो कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा और ब्लीडिंग टाइम की जो रीडिंग आनी चाहिए वो नहीं आएगी बल्कि कम आएगी। तो केवल उसको पहुंचना है और बार बार स्प्रिट स्वाब अपन लगा रहे हैं। 2 से 3 मिनट तक ब्लीडिंग होती है। 3 मिनट बाद यहां से ब्लड निकलना बंद हो गया, यह ब्लीडिंग टाइम कहलाएगा। यहां पर कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जगह पर यह भी इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी निडल से प्रिक करना होता है, बट यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि सर ईयर पिन्ना को क्यों ले रहे हैं, तो उसका सीधा सा कारण यह माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर हिस्सा होता है इस हिस्से में इन्फेक्टिव होने की संभावना कम होती। देखें इस वाले हिस्से को 24 घंटे में अपन कभी छूते ही नहीं है, अगले दिन ही छुएंगे जब नहाने जाएंगे। बताओ जब नहाओगे तभी तो साबुन लगाओगे, उससे पहले इस हिस्से को बार बार थोड़ी छुओगे आप। इस हिस्से को तो पूरे दिन काम में लोगे, बार बार हाथ धोना है, खाना खाना है। यहां पर प्रिक किया है, इन्फेक्टिव होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए सूटेबल जो साइट है वो ये वाली मानी जाती है। ईयर पिन्ना से अपन चेक करते हैं। ब्लीडिंग टाइम मैंने चेक कर लिया, ब्लीडिंग टाइम आया मेरा 2 से 6 मिनट के बीच में। बेहद विशेष पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको 100% दिमाग में रखना है, तभी डिसऑर्डर अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने उंगली से प्रिक करके ब्लीडिंग टाइम चेक किया, छोटा सा छेद हुआ, वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ। हीमोस्टेसिस में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ होगा, उसके बाद उसमें प्लेटलेट चिपकी होंगी, जहां पर रफेज बने हैं छोटे से छेद में प्लेटलेट चिपकी होंगी, और प्लेटलेट चिपकने से ही वहां से ब्लड आना बंद हो गया होगा। इस छोटे से छेद में रोकने के लिए, यहां से ब्लीडिंग को रोकने के लिए फिब्रिन का बनना जरूरी नहीं है, फिब्रिन का बनना जरूरी नहीं है, प्लेटलेट ही काफी है इस छोटे से छेद से ब्लीडिंग रोकने के लिए। यहां पर फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना जरूरी नहीं है। तो इस छोटे से छेद से जो ब्लीडिंग हुई उसको रोकने में किसने अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया? क्लॉटिंग फैक्टर ने रोल अदा किया या फिर प्लेटलेट ने अपना रोल अदा किया? तो शायद आपको 100% समझ में आ रहा होगा कि यहां पर केवल और केवल प्लेटलेट ने अपना रोल अदा किया, क्लॉटिंग फैक्टर का यहां पर कोई भी रोल नहीं था। क्लॉटिंग फैक्टर का यहां पर कोई भी रोल नहीं था। तो ब्लीडिंग टाइम में सबसे पहले परिभाषा के बारे में बात करें, इट इज द टाइम इंटरवल विच आर टेकन बाय ब्लड फ्रॉम द ऊजिंग ऑफ ब्लड अप टू द स्टॉपेज ऑफ ब्लड। ब्लड के निकलने से ब्लड के बंद होने तक का समय अंतराल ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लीडिंग टाइम आंसर इज 2 से 6 मिनट होता है, 2 से 6 मिनट होता है। अगला और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, द ब्लीडिंग टाइम डिपेंड अपॉन क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट। क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट, तो देखो छोटे से छेद से ब्लीडिंग को रोकना है तो यहां तो प्लेटलेट का ही रोल प्ले हो रहा है, तो इट मेनली डिपेंड अपॉन प्लेटलेट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्लॉटिंग फैक्टर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्लॉटिंग फैक्टर। सोचो आप इस बात को, मेरे शरीर से सारे क्लॉटिंग फैक्टर को 1 मिनट के लिए निकाल दो, सारे क्लॉटिंग फैक्टर को 1 मिनट के लिए निकाल दो और छोटी सी निडल से यहां प्रिक करो, यहां पर वही 2 मिनट तक ब्लीडिंग होगी, फिर 2 मिनट बाद बंद हो जाएगी। हां, यदि इतनी बड़ी इंजरी होती है तो फिर ज्यादा लंबे समय के लिए ब्लीडिंग होगी। तो मीनिंग क्या हुआ? ब्लीडिंग टाइम का जो चेक करने का तरीका है वो केवल और केवल प्लेटलेट के फंक्शन को चेक करने का तरीका है।
तो ब्लीडिंग टाइम केवल और केवल प्लेटेलेट पर डिपेंड करेगा, यह क्लॉटिंग फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर से सुन लें, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, यह केवल और केवल प्लेटेलेट पर डिपेंड करेगा, यह क्लॉटिंग टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो ब्लीडिंग टाइम में क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, उस पर आए। ब्लीडिंग टाइम के बारे में सबसे पहले पहला पॉइंट, इसकी परिभाषा क्या होगी। ब्लीडिंग टाइम डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि ब्लीडिंग टाइम किस तरीके से चेक करते हैं। तो देखें, ब्लीडिंग टाइम की परिभाषा बोलें अपन सबसे पहले, इट इज द टाइम इंटरवल, इट इज द टाइम इंटरवल टेकन बाय द ब्लड, इट इज द टाइम इंटरवल टेकन बाय द ब्लड। कब से कब तक? ब्लड के निकलने से। अच्छा, ब्लड तो अलग अलग कंडीशन में निकल सकता है, चोट में भी निकल सकता है, नहीं चोट में निकलने के बाद नहीं, प्रिक करने के बाद। प्रिक करने के बाद तो यहां लिखेंगे इट इज द टाइम इंटरवल टेकन बाय द ब्लड, कब से? फ्रॉम ooζing ऑफ ब्लड, फ्रॉम ooζing ऑफ ब्लड, ब्लड के बाहर निकलने से। आफ्टर ए प्रिक, आफ्टर ए प्रिक, एक प्रिक करने के बाद। कब तक? ब्लीडिंग के बंद होने तक, अप टू द स्टॉपेज ऑफ ब्लड, अप टू द स्टॉपेज ऑफ ब्लड। ये परिभाषा हो गई। क्या लिखा है परिभाषा में? इट इज द टाइम इंटरवल टेकन बाय द ब्लड फ्रॉम द ooζing ऑफ ब्लड आफ्टर ए प्रिक और इंजरी। इंजरी का मतलब माइनर इंजरी, या प्रिक ज्यादा बेटर रहेगा। अप टू द स्टॉपेज ऑफ ब्लड इज नोन एज ब्लीडिंग टाइम। नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? 2 से 6 मिनट। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? आंसर है 2 से 6 मिनट। आगे बढ़े आप, किस पर डिपेंड करेगा ये? बेहद इंपॉर्टेंट, बीटी डिपेंड अपॉन, बीटी डिपेंड अपॉन, ब्लीडिंग टाइम किस पर डिपेंड करेगा? बेहद इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ प्लेटलेट एंड फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। क्या यह क्लॉटिंग फैक्टर पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, यह क्लॉटिंग फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। इट इज मेनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्लेटलेट और फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। यदि किसी इंसान में प्लेटलेट की संख्या कम है या प्लेटलेट अपना काम बखूबी नहीं कर पा रही है, तो कॉमन सेंस की बात है, उस पर्टिकुलर इंसान में ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, उसमें ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो यह किस पर मेनली डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ प्लेटलेट एंड फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। नेक्स्ट पॉइंट, बीटी डज नॉट डिपेंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। बीटी डज नॉट डिपेंड, यह डिपेंड नहीं करेगा क्लॉटिंग फैक्टर्स पर। डज नॉट डिपेंड अपॉन क्लॉटिंग फैक्टर, यह क्लॉटिंग फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड अपॉन क्लॉटिंग फैक्टर्स। इज दैट क्लियर? तो ये बीटी हो गया। आगे बढ़ें, कौन कौन से सरकमस्टांस में बीटी बढ़ जाता है? कौन कौन से सरकमस्टांस में बीटी बढ़ जाता है? तो यहां लिखेंगे अपन, ब्लीडिंग टाइम हैज बीन इंक्रीज्ड, ब्लीडिंग टाइम हैज बीन इंक्रीज्ड। देखिए कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, हीमोफीलिया। क्या हीमोफीलिया वाले मरीज में बीटी बढ़ेगा? शायद इतना समझाने के बाद कॉमन सेंस से आप आंसर दे रहे हैं कि सर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। बात भी सही है,
उस इंसान के शरीर में छोटा सा छेद होगा तो ब्लीडिंग वही 2 मिनट तक ही होगी। हाँ, बहुत बड़ा घाव होगा तो फिर वो 15 मिनट तक होगी। तो वो तो क्राइटेरिया ले ही नहीं रहे अपन। छोटा सा छेद करने के बाद जितने समय तक ब्लीडिंग होती है वो है ब्लीडिंग टाइम। तो क्लॉटिंग फैक्टर पर तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। और हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है तो यह हीमोफीलिया में नहीं बढ़ेगा। क्या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में बढ़ेगा? क्या डेंगू वाली स्थिति में बढ़ेगा? और एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है परप्यूरा, क्या उसके अंतर्गत बढ़ेगा? अगला पॉइंट, क्या वारफेरिन थेरेपी में यह बढ़ेगा? वारफेरिन थेरेपी में ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा, यस और नो। नंबर 2, क्या एस्प्रिन थेरेपी में ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा? वारफेरिन थेरेपी में ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा, यस और नो। एस्प्रिन थेरेपी में ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। तो देखो, एक शब्द से इन सब का आंसर आ रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, हीमोफीलिया में ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा जी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा? यस बढ़ेगा, प्लेटेलेट पर डिपेंड है। डेंगू में बढ़ेगा क्या? यस बढ़ेगा, डेंगू में बढ़ेगा। डेंगू में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। एस्प्रिन थेरेपी में क्या यह बढ़ेगा? एस्प्रिन गोली की प्रॉपर्टी होती है एंटी प्लेटेलेट, प्लेटेलेट को चिपकने से रोकती है। यदि किसी इंसान को पिछले 6-8 महीने से एस्प्रिन चल रही है, अब आप उसका ब्लीडिंग टाइम चेक करोगे तो 100% बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यह बढ़ जाता है एस्प्रिन थेरेपी के दौरान। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिनके दौरान यह बढ़ जाता है? सीधा सा आंसर है, बॉडी में प्लेटलेट कम होंगी तो यह बढ़ जाएगा। और बॉडी में प्लेटलेट कम होने वाली अवस्था का क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कंडीशन नंबर 2, डेंगू की परिस्थिति में भी यह बढ़ जाएगा। डेंगू की परिस्थिति में भी यह बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, एक बीमारी है जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। शरीर पर पर्पल कलर के चकते होना, परप्यूरा। परप्यूरा में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है अभी अपन डिस्कस करेंगे, पूरा परप्यूरा में आपको पढ़ाऊंगा। परप्यूरा में यह बढ़ जाता है। उसके अलावा अपन बात करें एस्प्रिन थेरेपी। एस्प्रिन थेरेपी, यदि कोई इंसान लंबे समय तक एस्प्रिन की गोली ले रहा है, उसमें भी आपको ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि एस्प्रिन कौन सी ब्लड सेल पर असर डालती है? प्लेटलेट पर। और बीटी किस पर डिपेंड करता है? प्लेटलेट पर। तो एस्प्रिन थेरेपी में यह टाइम बढ़ा हुआ मिल सकता है। एक क्वेश्चन पूछा था, वारफेरिन थेरेपी में क्या यह समय बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? वारफेरिन तो विटामिन के पर एक्शन कर रही है और विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर को बनाती है। इस समय अंतराल का क्लॉटिंग फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो वारफेरिन थेरेपी में इस समय अंतराल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके अलावा हीमोफीलिया में क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो देखें, ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, दूसरा समझ में आ रहा है, तीसरा मैं पढ़ा दूंगा, चौथा समझ में आ रहा है। एक 5वां पॉइंट और है, ब्लीडिंग टाइम एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है वॉन विलब्रेंड डिसऑर्डर। वॉन विलब्रेंड डिसऑर्डर, यह एक तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें भी ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो जिस दिन मैं आपको हीमोस्टेसिस का टॉपिक पढ़ा रहा था, पहला फेज था वेजो कंस्ट्रिक्शन, दूसरा फेज था प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन। वहां एक छोटी सी बात मैंने आपको सिखाई थी कि ब्लड वेसल के द्वारा सीक्रेट होने वाला एक प्रोटीन होता है वॉन विलेब्रेंड, और यह प्लेटलेट को रफ एज पर चिपकाने का काम करता है। प्लेटलेट को रफ एज पर चिपकाने के लिए जिम्मेदार होता है वॉन विलेब्रेंड फैक्टर। अब आप सोचें किसी इंसान में यह फैक्टर नहीं है तो उसमें होने वाली बीमारी का नाम वॉन विलेब्रेंड डिसऑर्डर है। उसमें होने वाली बीमारी का नाम वॉन विलेब्रेंड डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेटलेट का चिपकना कम हो जाएगा और यहां चिपकने से ही तो ब्लीडिंग रुक रही है।
इसका मतलब है इस पर्टिकुलर बीमारी वाले इंसान में भी यदि अपन ब्लीडिंग टाइम चेक करेंगे तो कॉमन सी बात है बढ़ा हुआ आएगा। तो आपसे कहा जाए ब्लीडिंग टाइम कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ जाता है, आंसर आपके सामने है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में बढ़ जाएगा, डेंगू परप्यूरा में बढ़ जाएगा, एस्प्रिन थेरेपी और वॉन विल्ब्रेंड डिसऑर्डर के अंदर बढ़ जाएगा। तो ये पहला समय अंतराल हुआ जिसका नाम है ब्लीडिंग टाइम। आगे बढ़ें आप, दूसरा समय अंतराल पढ़ेंगे और इस दूसरे समय अंतराल का नाम होगा क्लॉटिंग टाइम। दूसरे समय अंतराल का नाम होगा क्लॉटिंग टाइम। क्या होता है क्लॉटिंग टाइम? देखें, क्लॉटिंग टाइम चेक करने का जनरल सा मतलब है ब्लड के द्वारा क्लॉट होने में लिया जाने वाला समय क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। ब्लड के द्वारा क्लॉट होने में लिया जाने वाला समय क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। जितने समय में ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसको क्लॉटिंग टाइम कहा जाता है। क्लॉटिंग टाइम किस तरीके से चेक करते हैं इसके बारे में सुने आप। ये एक मरीज है जो वार्ड में भर्ती है, ये मरीज है जो वार्ड में भर्ती है और ये इधर की साइड लेबोरेटरी मान लो जहां पर इसकी जांच होने वाली। ये मरीज का मुझे सीटी चेक करना है, तो सीटी चेक करने का एक तो तरीका ये हो कि मैं वार्ड में इसका सैंपल ले लूं, तुरंत मैं इसका सैंपल लूं और इस पर्टिकुलर वायल में इसका सैंपल डालूं और यहां पर मैं चेक कर लूंगा कितने समय के अंदर क्लॉटिंग हो रही। वार्ड में बेड साइड में इसका सैंपल लूं प्लेन वायल में, बेड साइड में इसका सैंपल लूं प्लेन वायल में और यहां पर मैं चेक कर लूंगा जितने समय में क्लॉटिंग हो रही है, यानी इंसान के ब्लड को शरीर से बाहर निकालकर जितने समय में क्लॉटिंग होती है वह क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। एक तरीका तो ये तरीका अपन तब अपना सकते हैं जब आप बेड साइड क्लॉटिंग टाइम चेक कर रहे हो। बट एक पर्टिकुलर इंसान है जो सैंपल लेने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, अब सैंपल लेने वहां जा रहा है, वहां टेक्नीशियन सैंपल निकाल लेंगे, फिर सैंपल तो एक साथ लेबोरेटरी में जाते हैं, तो देखें इसका दूसरा तरीका क्या संभव है। इसका दूसरा तरीका यह है कि मैं इस इंसान का ब्लड सैंपल लूंगा ईडीटीए वायल में, अगर हाथों हाथ चेक कर रहा हूं, मैं हाथों हाथ में चेक कर रहा हूं तो इसका सैंपल प्लेन वायल में लिया जाएगा। हाथों हाथ चेक कर रहा हूं तो इसका सैंपल प्लेन वायल के अंदर लिया जाएगा। परंतु यदि मुझे इसको लेबोरेटरी में भेजना है तो मुझे इसका सैंपल ईडीटीए वायल में लेना होगा। उसका कारण है 1 घंटे बाद ये सैंपल पहुंचेगा, तब तक तो क्लॉट हो चुका होगा। 1 घंटे बाद ये सैंपल पहुंचेगा, तब तक तो क्लॉट हो चुका होगा। तो मैं इसका सैंपल ईडीटीए वायल में लूंगा, और ईडीटीए वायल को मैंने लेबोरेटरी में पहुंचा दिया। अब यहां आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि सर जब ईडीटीए में लिया है तो क्लॉटिंग कैसे होगी, तो समझो लेबोरेटरी वाले भी तो कोई काम करते हैं, वो भी तो किसी मर्ज की दवा है। क्यों नहीं हो रही इसमें क्लॉटिंग? ईडीटीए मिला दिया है। क्या करता है ईडीटीए? कैल्शियम को बाइंड कर लेता है। क्या करता है ईडीटीए? कैल्शियम को बाइंड कर लेता है। तो कोई बात नहीं, लेबोरेटरी में यहां आने के बाद मैं इसमें कैल्शियम डाल दूंगा, बताओ जैसे ही कैल्शियम डाला जाएगा तो जितने अनुपात में ईडीटीए था उतने अनुपात में कैल्शियम डाल दिया, तो जो ईडीटीए का असर है वो नष्ट हो गया, और नष्ट होने का मतलब है अब इसमें क्लॉटिंग हो जाएगी। तो ईडीटीए में लिए गए ब्लड सैंपल में कैल्शियम डालने के बाद, यह क्लॉट होने में जितना समय लगाता है, ईडीटीए में लिए गए ब्लड सैंपल में
कैल्शियम डालने के बाद यह क्लॉट होने में जितना समय लगाता है उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 2 से 8 मिनट, और इसी को अपन नाम देते हैं सीटी, बोले तो क्लॉटिंग टाइम। यहां पर इस पेज में मैं आपको प्रैक्टिकली क्लॉटिंग टाइम चेक करना बता रहा हूं। इस भैया का क्लॉटिंग टाइम चेक होना है, यदि बेड साइड मुझे चेक करना है तो मैं इसका सैंपल प्लेन वायल में ले सकता हूं, ब्लड निकालते ही मैं यहां पर क्लॉटिंग देख लूंगा। परंतु लैब में जाकर चेक कराना है तो और प्लेन वायल में सैंपल लूंगा तो बताओ बेचारे लैब वाले कैसे चेक करेंगे, जब तक तो क्लॉट हो चुका होगा। तो मैं इसका चेक कराने का तरीका आपको बता रहा हूं। सैंपल इन भैया का किसमें लो आप, ईडीटीए वायल में, इसको वहां पर भेजो आप, और लैब में लैब वाले कैसे चेक करेंगे, कैल्शियम डाल देंगे। लैब वाले इसमें कैल्शियम डाल देंगे, कैल्शियम डालने का परिणाम क्या होगा, ईडीटीए का इफेक्ट नल्लीफाई हो जाएगा। कैल्शियम को ही तो बाइंड किया हुआ था, और इसका इफेक्ट नल्लीफाई होने के बाद क्लॉटिंग हो जाएगी। क्लॉट होने में 2 से 8 मिनट का साधारण समय लगेगा, और ये साधारण समय को ही क्या बोलते हैं अपन, सीटी। तो देखो सबसे पहले परिभाषा की बात करें अपन, व्हाट इज द क्लॉटिंग टाइम, परिभाषा सुने, इट इज द टाइम इंटरवल विच आर टेकन बाय द ब्लड टू बिकमिंग क्लॉट। इट इज द टाइम इंटरवल विच आर टेकन बाय द ब्लड टू बिकमिंग क्लॉट। क्लॉट होने में लगने वाला समय अंतराल क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। पॉइंट नंबर 1। अगले पॉइंट के बारे में अपन बात करें, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्लॉटिंग टाइम 2 से 8 मिनट, 2 से 8 मिनट। पॉइंट नंबर 3 और बेहद इंपॉर्टेंट, यहां पर क्लॉटिंग देख रहे हैं अपन, क्या इसमें प्लेटलेट का कोई रोल है? तो शायद समझ रहे हैं, यहां तो ना तो रफ एज है ना कहीं प्लेटलेट चिपकेंगी। तो जो क्लॉटिंग टाइम चेक कर रहे हैं वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर का रोल है, वहां पर केवल और केवल क्लॉटिंग फैक्टर का रोल है। तो यदि ये मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा कि क्लॉटिंग टाइम इज मेनली डिपेंड अपॉन क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग टाइम इज मेनली डिपेंड अपॉन क्लॉटिंग फैक्टर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्लेटलेट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्लेटलेट। क्लॉटिंग टाइम प्लेटलेट पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो पहले वाले समय अंतराल से जस्ट उल्टा बोल रहा हूं मैं, जो ब्लीडिंग टाइम है वह प्लेटलेट पर डिपेंड करेगा और क्लॉटिंग फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां क्या बोल रहा हूं मैं, क्लॉटिंग टाइम क्लॉटिंग फैक्टर पर डिपेंड करेगा बट प्लेटलेट पर डिपेंड नहीं करेगा। अब समझो आप, यदि मुझे डेंगू हो गया और मेरे प्लेटलेट 20,000 हैं, मेरे प्लेटलेट 20,000 हैं, अब मुझे सीटीबीटी कराना है, तो जब मैं बीटी कराने जाऊंगा मेरे कान ईयर पिन्ना से प्रिक करेंगे तो ये मान के चलो आ सकता है 10 मिनट। प्लेटलेट मेरे अंदर कम है, 10 मिनट आ रहा है। बट सोचो जब वो लेबोरेटरी वाले मेरा ब्लड सैंपल ले जाकर लैब में क्लॉटिंग टाइम चेक करेंगे तो क्या इसमें भी परिवर्तन आएगा? बताओ, मुझे डेंगू हुआ है तो क्या मेरे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर पर कोई फर्क पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा। मेरे अंदर तो क्लॉटिंग फैक्टर ज्यों के त्यों है। बताओ डेंगू में क्लॉटिंग फैक्टर पे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि डेंगू वाले मरीज में ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ आएगा, बट डेंगू वाले मरीज के अंदर क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल आएगा। डेंगू वाले मरीज में क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल आएगा। इसका उल्टा मैं आपको बताऊं, हीमोफीलिया वाले मरीज में जहां पर क्लॉटिंग डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोफीलिया वाले मरीज में जहां पर क्लॉटिंग डेफिशिएंसी हो जाती है, वहां यदि बीटीसीटी कराओ तो हीमोफीलिया वाले मरीज में प्लेटलेट नॉर्मल है, प्लेटलेट नॉर्मल है, प्रिक करोगे तो नॉर्मल समय अंतराल आएगा। और क्लॉटिंग डेफिशिएंसी है तो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है, तो जब उसका क्लॉटिंग टाइम कराएंगे तो बढ़ा हुआ आएगा। तो हीमोफीलिया वाले मरीज में बीटी तो आएगा नॉर्मल, बीटी तो आएगा नॉर्मल, बट क्लॉटिंग टाइम क्या आएगा? बढ़ा हुआ आएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉटिंग टाइम। शायद अच्छे से आप समझ गए। इस तरीके से तो इसकी जांच करते हैं। अब अपन इसमें पॉइंट टू पॉइंट चलें, क्या परिभाषा होगी इसकी? पॉइंट टू पॉइंट बात करें अपन, क्या परिभाषा होगी इसकी? इट इज द टाइम इंटरवल विच आर टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट। इट इज द टाइम इंटरवल, इट इज द टाइम इंटरवल which are
taken by the blood to clot. It is the time interval which are taken by the blood to clot. अगर लेबोरेटरी में इसकी जांच करानी है तो क्लॉटिंग टाइम का सैंपल किस में लेना चाहिए? क्लॉटिंग टाइम का सैंपल किस में लेना चाहिए? लैब में जांच होगी तो द सैंपल ऑफ सीटी शुड बी टेकन. द सैंपल ऑफ सीटी शुड बी टेकन इन EDTA वायल. EDTA वायल में कैल्शियम के अफेक्ट को नल्लीफाई करने के लिए क्या डाल देते हैं अपन? EDTA के इफेक्ट को नल्लीफाई करने के लिए कैल्शियम उसमें पुट डाउन कर देते हैं. तो इसका जो सैंपल है, देखो पहली बार दिमाग में आया कि नहीं सर प्लेन वायल में लेंगे. अगर बेड साइड कर रहे हो तो प्लेन वायल में लोगे, बट मरीज का सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भिजवा रहे हो तो प्लेन वायल में नहीं लोगे, EDTA वायल में लोगे. द सैंपल ऑफ CT शुड बी टेकन इन EDTA वायल. नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल वैल्यू. नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? देखें इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी 3 से 8 मिनट. इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी 3 से 8 मिनट. अगला और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि अपन डील करें, यह किस पर डिपेंड करेगा? CT डिपेंड अपॉन, CT डिपेंड अपॉन, आंसर है क्लॉटिंग फैक्टर. आंसर है क्लॉटिंग फैक्टर. यह क्लॉटिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा. CT डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्या यह प्लेटेलेट्स पर डिपेंड करेगा? शायद सबके दिमाग में आंसर फिक्स हो गया है, डिपेंड नहीं करेगा. द CT डज नॉट डिपेंड अपॉन प्लेटलेट. डज नॉट डिपेंड अपॉन प्लेटलेट. देखो दोनों में उल्टा है. वो प्लेटलेट पर डिपेंड करता है BT और क्लॉटिंग फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता. यहां अपन बात करें तो CT डिपेंड करता है क्लॉटिंग फैक्टर पर, यह प्लेटलेट पर डिपेंड नहीं करता. इन सबको पढ़ के आपको समझ में आ गया. डेंगू वाले इंसान में BT तो बढ़ेगा बट CT नॉर्मल रहेगा. हीमोफीलिया वाले इंसान में BT नॉर्मल रहेगा और CT बढ़ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो ये CT BT के बारे में जानकारी हो गई. अब जो क्लॉटिंग टाइम है, CT हैज बीन इंक्रीज. CT हैज बीन इंक्रीज इन क्लॉटिंग डिसऑर्डर. क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो शरीर में होते हैं उनके अंतर्गत CT बढ़ जाता है. और इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया. CT बढ़ जाएगा हीमोफीलिया में. क्लॉटिंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे अपन हीमोफीलिया. और जो BT है ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम हैज बीन इंक्रीज इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर. ब्लीडिंग टाइम ब्लीडिंग डिसऑर्डर में बढ़ जाता है और उस पर्टिकुलर ब्लीडिंग डिसऑर्डर का नाम है परप्यूरा. उस पर्टिकुलर ब्लीडिंग डिसऑर्डर का नाम है परप्यूरा. तो यह परप्यूरा के दौरान बढ़ जाएगी. इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से 100% आपको CT BT का मतलब समझ में आ गया. क्या क्या शुरू से मैंने आपको पढ़ाया है यदि उसको समराइज कराऊं तो, टाइम इंटरवल.
ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम मिनट में होते हैं या सेकंडों में होते हैं? मिनट में होते हैं। बीटी 2 से 6 मिनट होता है और सीटी 2 से 8 मिनट होता है। इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था ब्लीडिंग टाइम। इट इज द टाइम इंटरवल टेकन बाय द ब्लड फ्रॉम ऊजिंग ऑफ ब्लड आफ्टर ए प्रिक। ये विशेष बात है, मेजर इंजरी में ब्लीडिंग टाइम चेक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड है। तो प्रिक करने के बाद शरीर से जितने समय तक ब्लीडिंग निकलती है वह ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। नॉर्मल वैल्यू 2 से 6 मिनट है। किस पर डिपेंड करेगा? विशेष तौर से दिमाग में रखना है, इट इज मेनली डिपेंड अपॉन नंबर एंड फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्लॉटिंग फैक्टर। यह क्लॉटिंग फैक्टर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। बीटी कौन कौन सी अवस्था में बढ़ जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, डेंगू में, परप्यूरा में। परप्यूरा अभी पढ़ा दूंगा आपको। एस्प्रिन थेरेपी में देखो, एस्प्रिन के बारे में आपको पता है, प्लेटलेट को अलग अलग करने वाली दवाई है, तो प्लेटलेट के फंक्शन को इनहिबिट करेगी। और एक और बीमारी जिसको आगे डील करेंगे अपन, वॉन विल्ब्रेंड डिसऑर्डर में भी बढ़ जाता है। आगे क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम का चेक करने का 2 तरीका होता है। यदि मैं शुरुआत में क्वेश्चन करूं या किया था तो आपके दिमाग में आए कि इसका सैंपल किस में लेंगे, कि सर प्लेन वायल में लेंगे। सही है, बट प्लेन वायल में कब काम करेगा? जब आप बेड साइड कर रहे हैं। अगर लेबोरेटरी में भेज रहे हैं तो सैंपल ईडीटीए वायल में लिया जाएगा और वहां पर उसकी जांच कैसे होगी? कैल्शियम डाल दो, ईडीटीए का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगी और एक क्लॉट होने में जो समय लगेगा उसको अपन सीटी बोलेंगे। तो सीटी चेक करने का तरीका, लैब में ले जाकर कैल्शियम डालना है। लैब में ले जाकर आपको कैल्शियम डालना है, वहां से क्लॉटिंग टाइम चेक हो जाएगा। क्लॉटिंग टाइम की परिभाषा, इट इज द टाइम इंटरवल विच आर टेकन बाय द ब्लड टू बिकमिंग क्लॉट। क्लॉट बनने में लिया जाने वाला समय अंतराल। द सैंपल ऑफ सीटी शुड बी टेकन इन ईडीटीए वायल। बेड साइड कर रहे हो तो प्लेन वायल, लैब में ले जा रहे हो तो ईडीटीए वायल। नॉर्मल वैल्यू होगी इसकी 3 से 8 मिनट। उसके अलावा सीटी इज मेनली डिपेंड अपॉन क्लॉटिंग फैक्टर। सीटी डज नॉट डिपेंड अपॉन प्लेटलेट। यहां पर आपको बता दिया। नेक्स्ट में क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो सीटी बढ़ेगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो बीटी बढ़ेगा। क्लॉटिंग डिसऑर्डर कौन सा है? हीमोफीलिया। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? परप्यूरा। तो मेरे हिसाब से टोटल समय अंतराल आपको समझ में आ गए। अब यहां से अपन जो पीटी, आईएनआर, एपीटीटी है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी अपन को पढ़ने के लिए जो पॉइंट बाकी हैं वो पॉइंट हैं, परप्यूरा क्या होता है ये पढ़ना है, हीमोफीलिया क्या होता है ये पढ़ना है। 2 बीमारी तो ये हो गई। 2 बीमारी आपकी उधार है मुझ पर, जो एनीमिया में मैंने छोड़ी हुई है। उन एनीमिया का नाम है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। ये 2 बीमारी पढ़ेंगे तो टोटल 4 बीमारियां पढ़ाना आपको बाकी है। 4 बीमारियां आपको पढ़ाना बाकी है और 3 समय अंतराल भी अभी पढ़ाने वाला हूं। 3 समय अंतराल कौन से पढ़ेंगे अपन? पीटी, आईएनआर और एपीटीटी। तो अल्टीमेटली यहां से अपन ने 4 बीमारियां निकाल ली, परप्यूरा, हीमोफीलिया, पीटी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। ये 4 बीमारियां पढ़ेंगे अपन और उसके अलावा पीटी, आईएनआर और एपीटीटी का अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया और अच्छे से आपको समझ में आ गया सीटी बीटी। अब एक बीमारी के बारे में जानकारी ले लेते हैं अपन। इस बीमारी को पढ़ाने के बाद बाकी के समय अंतराल पढ़ेंगे अपन। परप्यूरा। परप्यूरा पढ़े अपन। नाम लिखा है परप्यूरा। क्या मतलब होता है, कैसे होती है ये पर्टिकुलर बीमारी, इसका अध्ययन करने वाले हैं अपन। सबसे पहले इतनी तो जानकारी मिल गई आपको कि यह एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। परप्यूरा एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। कैसे इस पर्टिकुलर बीमारी की खोज हुई होगी इसका व्यू समझिए आप। एक पर्टिकुलर इंसान अपने पास आया या डॉक्टर के पास आया सबसे पहले, और आने के बाद उसके शरीर में स्किन के नीचे रेड पर्पल कलर के चकते बने हुए थे। स्किन के नीचे रेड पर्पल कलर के चकते बने हुए थे। डॉक्टर साहब को दिखाया कि पिछले 3 दिन से मुझे थोड़ा बहुत फीवर है और ये रेड पर्पल कलर के चकते बने हुए हैं।
तो डॉक्टर साहब ने उनको देखकर एनालाइज किया कि भैया ये तो ब्लीडिंग के निशान है, या ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, एक भैया बना लेते हैं अपन, उससे पूरे के पूरे डिसऑर्डर का बेसिक समझ में आ जाएगा। ये वो भैया हैं जो अस्पताल में आए हैं और डॉक्टर साहब को बता रहे हैं, डॉक्टर साहब को बता रहे हैं कि उनकी बॉडी पर रेड पर्पल कलर के चकत्ते बने हुए हैं, उनकी बॉडी पर 3 दिन से रेड पर्पल कलर के चकत्ते बने हुए हैं, चेहरे पर भी बने हुए हैं, ट्रंक पर भी बने हुए हैं, पैरों में भी बने हुए हैं। डॉक्टर साहब ने जब इनको देखा रेड पर्पल कलर के चकत्ते जो बने हुए हैं, तो उनको अंदाजा लगा कि यार शरीर में ब्लीडिंग हो रही है, ये तो शरीर में ब्लीडिंग हो रही है ये तो। अब चूंकि पर्पल कलर के चकत्ते इस इंसान के शरीर पर बने हुए थे, तो इस इंसान में होने वाली इस पर्टिकुलर बीमारी को नाम दिया परप्यूरा। इंसान में होने वाली इस पर्टिकुलर बीमारी को नाम दिया परप्यूरा। देखो परप्यूरा का मतलब ही है पर्पल कलर, परप्यूरा का मतलब है पर्पल कलर। वो पर्पल कलर किस वजह से आ रहा है? ब्लीड की वजह से आ रहा है। पर्पल कलर किस वजह से आ रहा है? ब्लीड की वजह से आ रहा है। फिर इस डॉक्टर साहब ने इसकी जांच कराई। जांच कराने के बाद मालूम चला, कौन कौन सी जांच कराई डॉक्टर साहब ने? तो एक तो सीबीसी कराई। कौन कौन सी जांच कराई? एक तो सीबीसी कराई, एक बीटी कराया और एक सीटी कराया। एक तो सीबीसी कराई, एक बीटी कराया, एक सीटी कराया। सीबीसी के अंदर प्लेटलेट की संख्या मिली 24,000, प्लेटलेट की संख्या मिली 24,000। बीटी मिला 13 मिनट, बीटी मिला 13 मिनट और सीटी मिला 6 मिनट। इन तीनों रिपोर्टों को देखकर डॉक्टर साहब को समझ में आया क्लॉटिंग टाइम तो इसका नॉर्मल है, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि प्लेटलेट 24,000 है मात्र, जो 1.5 लाख होनी चाहिए वो मात्र 24,000 है। तो सीधा सा इस बीमारी को डायग्नोस कर दिया कि मरीज को परप्यूरा हुआ है भैया, मरीज को परप्यूरा हुआ है। बट इस परप्यूरा होने का कारण क्या है? परप्यूरा होने का कारण है बॉडी में प्लेटलेट की कमी होना। इस पर्टिकुलर परप्यूरा को नाम दिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इस पर्टिकुलर परप्यूरा को नाम दिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। यानी परप्यूरा होने का कारण क्या है? डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट, डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट के नंबर कम होने की वजह से मरीज को परप्यूरा हो रहा। इसी तरह का एक दूसरा मरीज 10 दिन बाद फिर आया, दूसरा मरीज सेम इसी तरह की कंप्लेंट लेकर आया। डॉक्टर साहब को बताया कि मेरे शरीर पर रेड पर्पल कलर के चकत्ते हो रहे हैं, मेरे शरीर पर रेड पर्पल कलर के चकत्ते हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने देखकर एनालिसिस किया कि हां यार ये तो ब्लीडिंग हो रही है, हां यार ये तो ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर साहब ने फिर से डायग्नोस किया कि भैया इस मरीज के अंदर जो बीमारी है, बीमारी तो रेड पर्पल कलर के चकत्ते हो रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है एक ही बीमारी माने, और बीमारी है परप्यूरा। डायग्नोस कर दिया। जब सेम मरीज आया और रेड पर्पल कलर के चकत्ते हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने डायग्नोस कर दिया परप्यूरा हुआ है। और यही 3 जांच उस पर्टिकुलर इंसान में कराई। ये तीनों जांच जब कराई तो रिपोर्ट इस तरीके से मिली। तीनों जांच कराने पर रिपोर्ट इस तरीके से मिली, सुने आप। सीबीसी में प्लेटलेट के नंबर 1,70,000, प्लेटलेट के नंबर 1,70,000। दूसरे मरीज की बात कर रहे हैं अभी अपन। ब्लीडिंग टाइम आया है 14 मिनट, ब्लीडिंग टाइम आया है 14 मिनट, क्लॉटिंग टाइम फिर से 6 मिनट आया है। इस रिपोर्ट को देखकर अपन अंदाजा लगाएं तो ये अंदाजा होगा क्लॉटिंग टाइम तो नॉर्मल है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है। अच्छा प्लेटलेट भी नॉर्मल है यार, 1.5 लाख से 4 लाख होनी चाहिए, 1,70,000 है, इसका मतलब नॉर्मल है।
क्या एनालिसिस करें? एनालिसिस ये तो कंफर्म कर दिया कि बीमारी का नाम तो परप्यूरा ही है, बीमारी का नाम तो परप्यूरा है, बट परप्यूरा होने का कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है। इससे ये अंदाजा लगाएं अपन कि इंसान के शरीर में प्लेटलेट के नंबर तो नॉर्मल है, इंसान के शरीर में प्लेटलेट के नंबर तो नॉर्मल हैं, परंतु उनके फंक्शन नॉर्मल नहीं है। यह भी एक तरह का परप्यूरा हुआ, और इस परप्यूरा को डॉक्टर साहब ने नाम दिया थ्रोम्बोएस्थेनिक परप्यूरा। इस परप्यूरा को नाम दिया थ्रोम्बोएस्थेनिक परप्यूरा। देखें, थ्रोम्बोएस्थेनिक परप्यूरा का नाम है द नंबर ऑफ प्लेटलेट आर नॉर्मल, द नंबर ऑफ प्लेटलेट आर नॉर्मल बट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट आर नॉट नॉर्मल। अगर प्लेटलेट के नंबर नॉर्मल हैं तो इस रिपोर्ट से तो समझ में आ रहा है कि प्लेटलेट काम तो कर ही नहीं रही, प्लेटलेट भले से शरीर में है बट प्लेटलेट काम नहीं कर रही। सेम उसी तरीके से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन कम हो गया, बीमारी इंसुलिन पर डिपेंड है। और एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन बॉडी में उतना ही है बट काम नहीं कर रहा। तो प्लेटलेट है तो सही, परंतु प्लेटलेट अपना काम नहीं कर रही हैं, इसको बोलेंगे थ्रोम्बोएस्थेनिक परप्यूरा। तीसरा मरीज आया 1 महीने बाद, तीसरा मरीज आया 1 महीने बाद, और इस पर्टिकुलर मरीज में सेम कंप्लेंट, इस पर्टिकुलर मरीज में सेम कंप्लेंट, वही शरीर पर रेड पर्पल कलर के चकते बने हुए हैं। डॉक्टर साहब ने चकतों को देखते ही डायग्नोज कर दिया कि भैया परप्यूरा हो गया है, इसको मरीज को परप्यूरा हो गया है। ये तीनों जांच फिर से कराई, तीनों जांच फिर से कराई, और जांच कराने का रिजल्ट इस तरीके से मिला। 1,90,000 तो प्लेटलेट मिली, ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल मिला, बोले तो 4 मिनट, क्लॉटिंग टाइम भी 4 मिनट मिला। समझ में नहीं आ रहा कि इसमें परप्यूरा क्यों हो रहा है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है। LFT, RFT, ECG, एक्सरे, जितनी जांच होती है शरीर की सारी कर डाली, कोई कारण नहीं मिला। बोन मैरो बायोप्सी भी कर डाली, कोई कारण नहीं मिला। सारी जांच करने के पश्चात भी जब कोई कारण नहीं मिले तो बीमारी तो हुई है, बीमारी तो हुई है, बट इस पर्टिकुलर बीमारी का कोई कारण अपने सामने नहीं है, इसलिए इसको नाम देंगे अपन इडियोपैथिक परप्यूरा। इस पर्टिकुलर बीमारी को नाम देंगे अपन इडियोपैथिक परप्यूरा। तो जो परप्यूरा बीमारी है वह 3 तरह की हो गई। प्लेटलेट की कमी की वजह से होने वाली थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, प्लेटलेट हैं तो सही बट शरीर में काम नहीं कर रही, इट इज द थ्रोम्बोएस्थेनिक परप्यूरा। कोई भी जिसका कारण नहीं मिले, परप्यूरा तो हो गया बट उसका कारण नहीं मिल रहा है, क्या बोले उसको, इडियोपैथिक परप्यूरा। इज दैट क्लियर? कौन कौन सी जांच करा रहे हो आप इसमें? CBC करा रहे हो, BT-CT करा रहे हो। यहां पर CT हमेशा क्या मिल रहा है आपको, नॉर्मल। CT हमेशा क्या मिल रहा है, नॉर्मल। अब आने वाले टाइम में क्या इसका इलाज किया जाना चाहिए? यदि मैं आपसे पूछूं, ये तीनों ऑप्शन में है, और आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा परप्यूरा डेंगू वाले मरीज में देखने को मिलेगा, डेंगू वाले मरीज में कौन सा परप्यूरा देखने को मिलेगा? बताओ तीनों में से। आंसर तो समझ में आ रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट के नंबर कम हो जाते हैं। तो इट इज द बेसिक ऑफ परप्यूरा। इस बीमारी का क्या इलाज करें? देखो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है, इसका इलाज क्या करो, प्लेटलेट लगा दो। इसका इलाज क्या करो, प्लेटलेट लगा दो। थ्रोम्बोएस्थेनिक परप्यूरा है, इसका भी इलाज क्या करो, प्लेटलेट लगा दो। बट दिमाग में क्वेश्चन की सर प्लेटलेट तो भरपूर हैं बट काम नहीं कर रही। बाहर वाली लगाओगे तो काम करेंगी? खुद के शरीर में जो प्लेटलेट हैं वो काम नहीं कर रही, बाहर वाली लगाओगे तो काम करेंगी। तो यहां भी प्लेटलेट लगा दो। और जब इसका कोई कारण ही नहीं है तो इलाज भी पॉसिबल नहीं होता है, तो यहां भी प्लेटलेट लगाते हैं। तुक्के में इलाज करना है, यहां भी अपन प्लेटलेट ही लगाते हैं। कौन कौन सी जांच करते हैं? ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो इसके अंतर्गत अपन करते हैं। तो ये बेसिक हो गया परप्यूरा का।
अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। बीमारी अपन डील कर रहे हैं परप्यूरा, बीमारी अपन डील कर रहे हैं परप्यूरा। परप्यूरा में सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी परिभाषा, सबसे पहला पॉइंट आता है परिभाषा। परिभाषा सुने आप गौर से। इट इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इट इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ रेड पर्पल कलर स्पॉट बीनीथ द स्किन। इट इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर characterized by formation of red purple color spot beneath the skin। स्किन के नीचे रेड पर्पल कलर के स्पॉट बन जाना ब्लीडिंग की वजह से, इसी बीमारी का नाम परप्यूरा है। इज दैट क्लियर? कौन सा डिसऑर्डर है ये? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या क्लोटिंग डिसऑर्डर है? तो आंसर दिमाग में आ रहा है, इट इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। फिर से सुने परिभाषा, इट इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर characterized by formation of red purple color spot beneath the skin। beneath बोले तो नीचे। आगे बढ़े, क्या इसके कारण हैं? इस बीमारी का क्या क्या कारण हो सकता है? यहां अपन लिखेंगे एटियोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ परप्यूरा, एटियोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ परप्यूरा। देखिए एटियोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ परप्यूरा में अभी अभी मैंने आपको समझाया, तीन तरह का होता है परप्यूरा, तीन तरह का होता है परप्यूरा। सबसे पहले थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। नंबर 1 अपन बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का क्या कारण होगा? The number of platelet has been decreased। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का क्या कारण होगा? डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट। डेंगू में देखने को मिलेगा, किस में देखने को मिलेगा? डेंगू में देखने को मिलेगा। तो इट इज कॉमनली सीन इन डेंगू, यह है डेंगू के अंदर देखने को मिलेगा। नंबर 2, प्लेटलेट के नंबर तो नॉर्मल हैं, प्लेटलेट के नंबर तो नॉर्मल हैं, बट उनके फंक्शन एबनॉर्मल। द नंबर ऑफ प्लेटलेट आर नॉर्मल बट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज नॉट नॉर्मल। कैसे पता लगाया आपने इसका? सीबीसी में नंबर तो नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी बीटी बढ़ा हुआ आ रहा है। सीबीसी में नंबर तो नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी बीटी बढ़ा हुआ आ रहा है। बताओ एस्प्रिन थेरेपी में देखने को मिल सकता है? एस्प्रिन की गोली ले रहा है कोई इंसान, तो उसके शरीर पर रेड पर्पल कलर के चकते हो जाएं तो वो परप्यूरा है। अब उसका सीबीसी कराओ आप, सीबीसी आप उसका कराओगे तो प्लेटलेट के नंबर नॉर्मल मिलेंगे। इसका मतलब उनका चिपकना नहीं हो पा रहा है, चिपकना नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब प्लग नहीं बन रहा है, तो इस वजह से परप्यूरा बन रहा है। तो एस्प्रिन में तो ये देखने को मिलेगा, एस्प्रिन में तो ये देखने को मिलेगा, और डेंगू में ये देखने को मिलेगा। और जब परप्यूरा का कोई भी कारण नहीं मिले, अननोन कॉज की वजह से हो, उसको अपन नाम देंगे इडियोपैथिक परप्यूरा। अब इडियोपैथिक परप्यूरा का मतलब ही क्या होगा? इट अकर ड्यू टू सम अननोन कॉज, इट अकर ड्यू टू सम अननोन कॉज, अननोन कॉज की वजह से होने वाला। तो परिभाषा हो गई, एटियोलॉजी हो गई, टाइप्स ऑफ परप्यूरा हो गए। आगे बढ़े आप, क्या क्लिनिकल फीचर लेकर मरीज अपने पास आएगा? व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ परप्यूरा? देखिए रेड पर्पल कलर के स्पॉट बनेंगे इसमें, रेड पर्पल कलर स्पॉट, रेड पर्पल कलर स्पॉट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे रेड पर्पल कलर के स्पॉट अपन को देखने को मिलेंगे। कभी कभार ऐसे मरीजों में जब आप भर्ती करोगे तो नोज से भी ब्लीडिंग हो सकती, बोले तो एपिस्टेक्सिस आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट, जब ये मरीज अपने पास आया था तो क्या क्या जांच की थी आपने?
देखो जांच में आपने सबसे पहली जांच कौन सी की थी? सीबीसी। उसके अलावा क्या किया था आपने? बीटी और किया था सीटी, और हर बार सीटी क्या मिला था? नॉर्मल। हर बार सीटी क्या मिला था? नॉर्मल, और ये दोनों एबनॉर्मल मिले थे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में तो ये प्लेटलेट कम मिली और बीटी बढ़ा हुआ मिला। थ्रोम्बोएस्थेनिक परप्यूरा में ये वाली कंडीशन, प्लेटलेट नॉर्मल मिली और सीटी बढ़ा हुआ मिला। तो ये सरकमस्टांस अपन को मिले थे। तो डायग्नोस्टिक मेजर ये किया अपन ने, यानी परप्यूरा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बीटी, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा। लास्ट पॉइंट, क्या इलाज करना चाहोगे आप? व्हाट इज द मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट एक ही होगा, मरीज को प्लेटलेट लगा दो, एडमिनिस्टर प्लेटलेट। मरीज को प्लेटलेट लगा देते हैं, बोले तो एडमिनिस्टर प्लेटलेट। प्लेटलेट दो तरीके से लगाते हैं अपन, एक होता है आरडीपी और एक होता है एसडीपी। एक होता है आरडीपी, आरडीपी बोले तो रैंडम डोनर प्लेटलेट। आरडीपी बोले तो रैंडम डोनर प्लेटलेट। और एक होता है एसडीपी। एसडीपी बोले तो सिंगल डोनर प्लेटलेट। एसडीपी बोले तो सिंगल डोनर प्लेटलेट। देखिए, मल्टीपल डोनर से ली गई प्लेटलेट आरडीपी होती है और एक ही डोनर से ली गई प्लेटलेट एसडीपी होती। थोड़ी सी इनके बारे में चर्चा कर लें अपन। एक आरडीपी आप इंसान को लगाते हो जिसमें प्लेटलेट के नंबर 20,000 हैं, तो एक यूनिट आरडीपी लगाने से कितनी प्लेटलेट बढ़ना संभावित है? और उसी इंसान को एक यूनिट एसडीपी लगाओगे तो कितनी बढ़ना संभावित है? तो देखें, ये अपन लगाते हैं तो हद करके 1000-2000 प्लेटलेट बढ़ती। एसडीपी आप लगाते हो, इससे यदि 5000 बढ़ती हैं तो इससे कम से कम 30,000 प्लेटलेट बढ़ेंगी। यानी 6 आरडीपी एक एसडीपी के बराबर होती। 6 आरडीपी एक एसडीपी के बराबर होती है। कैसे निकालते हैं इसको अपन? आरडीपी को बनाने का तरीका कि आपने 10 इंसानों का ब्लड लिया हुआ है, ये अलग अलग ब्लड ग्रुप के इंसान हैं। इन इंसानों का आपने ब्लड लिया हुआ है, इन सभी के ब्लड को मशीन में आप लगाओ और प्लेटलेट को सेपरेट कर दो। किसी का ए, किसी का बी, किसी का ओ, किसी का ए बी, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है। तो ये रैंडम डोनर है, ये रैंडम डोनर है। इन सभी के ब्लड के पाउच से आप प्लेटलेट को छानो तो जो बैग तैयार होंगे उसका नाम होगा आरडीपी। आरडीपी बोले तो रैंडम डोनर प्लेटलेट। आरडीपी बोले तो रैंडम डोनर प्लेटलेट। यहां पर ब्लड ग्रुपिज्म की आवश्यकता नहीं होती। अब यहां सोचने वाली बात है, इससे एक बैग बनाया तो इस एक बैग में 300 ml ब्लड था। उस 300 ml में से आपने प्लेटलेट को निकाला, 300 ml में से आपने प्लेटलेट को निकाला। अब सोचो, इसमें से निकली हुई प्लेटलेट जब आप किसी इंसान के लगाओगे तो 300 ml वाली प्लेटलेट है। ये केवल 300 ml वाली प्लेटलेट है। उस इंसान के शरीर में पहले से 5 लीटर ब्लड है, तो ना के बराबर प्लेटलेट बढ़ेंगी। 1000-2000, बहुत ज्यादा हद करो तो 4000 प्लेटलेट बढ़ जाएंगी। तो एक यूनिट से बहुत ज्यादा प्लेटलेट नहीं बढ़ती, क्योंकि 300 ml से निकाली गई प्लेटलेट होती। एसडीपी जो होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट, इस कंडीशन में एक डोनर चाहिए होता है आपको। उस डोनर का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, उस डोनर का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए जो आपके रेसिपिएंट का है। आप मान के चलो, आपका दोस्त जिसको डेंगू हुआ और उसकी प्लेटलेट 10,000 है, तो वहां पर जब एसडीपी की जरूरत पड़ेगी तो सेम ब्लड ग्रुप का इंसान चाहिए। वो ब्लड बैंक में जाएगा और वो कहेगा कि एसडीपी चाहिए 1 यूनिट।
ब्लड बैंक वाले बोलेंगे कि मैचिंग का डोनर लाओ, बी पॉजिटिव इंसान है तो बी पॉजिटिव का ही डोनर चाहिए, फिर शायद 8-10 हजार रुपए फीस लेंगे, वो जमा करेंगे, फिर आपके डोनर को बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद डोनर का एक साइड से वेन देखी जाएगी डोमिनेंट है क्या, यहां से ब्लड निकाला जाएगा, वो ब्लड एक छोटी सी मशीन में जाएगा, मशीन से वो ब्लड वापस आपके इसमें जाएगा, तो आपका 2 से 3 लीटर तक ब्लड उस मशीन में जाएगा, उस मशीन में प्लेटलेट छनेंगी और 2 से 3 लीटर ब्लड वापस आ जाएगा आपका, बट प्लेटलेट छन जाएंगी। सोचो 2 लीटर ब्लड में छनी हुई प्लेटलेट और यहां कहां केवल 300 ml में छनी हुई प्लेटलेट, तो बताओ 6 गुना ज्यादा हो गई, और वो जो प्लेटलेट का बैग तैयार होगा वो आपको दे दिया जाएगा। प्लेटलेट का जो बैग तैयार होगा वो आपको दे दिया जाएगा और आप आपके दोस्त को प्लेटलेट लगवा सकते हो। तो जो मैचिंग का डोनर चुना आपने, उससे प्लेटलेट को निकालकर आपने लगवाया, इसको अपन बोलते हैं एसडीपी। एसडीपी बोले तो सिंगल डोनर प्लेटलेट। यहां पर 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि सर मैचिंग के डोनर की क्या जरूरत थी, जब यहां पर अलग अलग इंसानों का ब्लड ले रहे हो आप और उसमें से प्लेटलेट को छान रहे हो, तो मैचिंग के डोनर की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा है कि सर जब एसडीपी अपन दे रहे हैं तो एसडीपी देने के दौरान 8-10 हजार रुपए देने की बात क्यों कर रहे हो। देखो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यह है, ये ब्लड बैंक में हो रहा है ये काम, लाखों की मशीन है जो इस ब्लड को छान के प्लेटलेट को अलग कर रही है। जब इसमें से प्लेटलेट को अलग किया जाता है तो आरबीसी आने की संभावना ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। लाखों की मशीन है ये, लाखों की मशीन से प्लेटलेट को छाना जा रहा है। उधर जो 10,000 रुपए ले रहे हैं वो मशीन के ले रहे हैं। आपके डोनर का ब्लड निकाला, मशीन में गया, वापस ब्लड यहां डाला, तो जो मशीन छोटी सी में छन के जाएगा उसको फेंक देंगे। तो जो वो मशीन है जिसमें से ब्लड गुजर रहा है, प्लेटलेट को छान रही, उसकी कीमत 10,000 रुपए। 10,000 आपसे इसलिए लिए जा रहे हैं कि वो जो मशीन का खर्चा है वो आप दोगे, क्योंकि डोनर भी आपका है और मशीन का खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। बट यहां पर जो ब्लड लिया जा रहा है 10,000 रुपए की मशीन से छान रहे हो, लाखों की मशीन से छान रहे हो। अगर आप बी पॉजिटिव हो या बी नेगेटिव हो, पहली बात तो मैचिंग का बाई चांस मान के चलें 1-2 आरबीसी आप पॉजिटिव हो और वो बंदा नेगेटिव है जिसको ब्लड दिया जा रहा है, तो मान के चलो यहां ब्लड निकाला जा रहा है, तो 1 आरबीसी बी यदि गलती से छन के आ गई, अगर यहां मैचिंग का डोनर नहीं ले, मान के चलो आप तो पॉजिटिव हो जो डोनेट कर रहे हो और आपका दोस्त नेगेटिव है, वो बी नेगेटिव है, आप बी पॉजिटिव हो, और आप सोच रहे हो यहां तो प्लेटलेट ही देंगे, आरबीसी थोड़ी देंगे, बात सही है। बट 10,000 की मशीन में 1 आरबीसी भी छन के आ गई गलती से और वो पॉजिटिव आरबीसी आपके दोस्त के शरीर में लग गई, तो बताओ लाखों एंटीबॉडी बन जाएंगी। क्या कंडीशन डेवलप होगी, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का ब्लड दे दोगे तो यहां 10,000 की मशीन से जो छानती है प्लेटलेट को, वहां गलती होने की गुंजाइश है, और यहां पर गलती होने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी मशीन होती है। यहां पर 300 ml में से प्लेटलेट को छांटते हैं, वहां 2-3 लीटर ब्लड को निकालकर प्लेटलेट को छानते हैं, तो बताओ 6 गुना ज्यादा बड़ा हो गया उसका रोल। 6 गुना ज्यादा बड़ा हो गया तो 6 यूनिट आरडीपी 1 यूनिट एसडीपी के बराबर होती हैं। तो लास्ट मैनेजमेंट होता है इसका, आरडीपी लगा दो या एसडीपी लगा दो, डोनर नहीं मिल रहा है तो आरडीपी लगा दो, डोनर मिल गया है तो एसडीपी लगा दो। इज दैट क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत, आरडीपी का जो बैग आप लेकर जाएंगे, 6 पाउच मंगा लिए, 15 मिनट में लगा दिया आपने 6 के 6। प्लेटलेट को आपको बढ़ाना है। यहां एक पॉइंट ये आता है, इस पर एक्सपायरी डेट लिखी आती है 48 से 72 घंटे, 2 से 3 दिन। 48 से 72 घंटे एक्सपायरी है, बोले तो 3 दिन। अब सोचो 3 दिन क्यों, प्लेटलेट का जीवन काल 5 से 8 दिन होता है। 5 से 8 दिन होता है। जब शरीर से जिनका ब्लड सैंपल लिया है इनमें भी तो 1-2 दिन पुरानी हो चुकी होंगी, तो अल्टीमेटली 3 दिन बाद तो ये सारी प्लेटलेट नष्ट हो जाएंगी, तो देने का फायदा क्या हुआ।
तो इनकी एक्सपायरी होती है 2 से 3 दिन। एचडीपी की एक्सपायरी कितनी होती, सेम होगी या अलग होगी? एचडीपी को तुरंत निकालते हैं, एक्सपायरी कितनी होती? तो देखें यहां पर इस पाउच पर कोई एक्सपायरी नहीं होती। आप खुद ब्लड बैंक में जा रहे हो, अपना ब्लड डोनेट कर रहे हो, वो प्लेटलेट छान कर आपको पकड़ा रहे हैं, उसको पकड़ने के बाद जेब में थोड़ी रखना है। अपन नीचे जाएंगे, वार्ड में जहां अपना दोस्त भर्ती है उसको देंगे, वहां के जो डॉक्टर स्टाफ है उनको देंगे और तुरंत प्लेटलेट लगवाएंगे। ऐसा कभी थोड़ी कर सकते हैं कि आज प्लेटलेट निकलवा लूं, कल तेरे को कम हो गई तो चढ़ जाएंगी, नहीं तो फेंक देंगे। तुरंत निकलवाते हैं, तुरंत लगवाते हैं, तुरंत निकलवाते हैं, तुरंत लगवाते हैं। तो इस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जैसे ही आपको एचडीपी का पाउच मिले तुरंत दोस्त को लगवा दो। इसकी एक्सपायरी डेट होती है 2 से 3 दिन। तो परप्यूरा का मैनेजमेंट क्या होगा? मरीज को प्लेटलेट लगाते हैं। 2 तरह की होती हैं प्लेटलेट, आरडीपी और एचडीपी। 2 तरह की होती हैं प्लेटलेट, आरडीपी और एचडीपी। इज दैट क्लियर? तो इट इज द एंड ऑफ परप्यूरा। परप्यूरा से संबंधित सारे के सारे फैक्ट को अपन ने पढ़ लिया। यहां पर क्या क्या पढ़ा है, यदि उसको एक बार समराइज कराऊं मैं आपको, परप्यूरा के बारे में जो जो अपन ने पढ़ा है। ये परप्यूरा का डिस्क्रिप्शन बता दिया। परप्यूरा को परप्यूरा नाम इसलिए दिया है कि बॉडी पर रेड पर्पल कलर के चकते बन जाते हैं। इसका बेसिक मैंने क्लियर करा दिया सिस्टमेटिक तरीके से परिभाषा। इट इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ रेड पर्पल कलर स्पॉट बीनीथ द स्किन। टाइप और इटियोलॉजी सुनने, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा डेंगू में या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में देखा जाएगा। थ्रोम्बोएस्थेनिक परप्यूरा, द नंबर ऑफ प्लेटलेट आर नॉर्मल बट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज नॉट नॉर्मल। एस्प्रिन थेरेपी में। इडियोपैथिक परप्यूरा, जिसका कोई भी कॉज नहीं होता। नेक्स्ट, परप्यूरा वाले मरीज में क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे? परप्यूरा का नाम ही पर्पल कलर के स्पॉट की वजह से दिया है, तो रेड पर्पल कलर स्पॉट बीनीथ द स्किन। कभी कभार एपिस्टेक्सिस होगी, कौन सी जांच कराएंगे? सीबीसी, बीटी, सीटी, बट यहां पर सीटी हमेशा नॉर्मल मिलेगा। मैनेजमेंट क्या करें? मरीज को लगा दो आरडीपी या एचडीपी, दोनों का अंतर मैंने समझा दिया। अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले डोनर से ब्लड लेकर उनके अंदर से प्लेटलेट का जो पाउच तैयार करते हैं वो तो आरडीपी होता है, तो 300 ml से प्लेटलेट निकालते हैं। और सेम मैचिंग वाले ब्लड ग्रुप वाले इंसान से 2-3 लीटर ब्लड को मशीन से गुजारकर प्लेटलेट का छानना, ये एचडीपी कहलाता है। तो 1 यूनिट आरडीपी 6 यूनिट आरडीपी 1 एचडीपी के बराबर होती है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता है। यहां पर आपने पढ़ लिया। एक और छोटा सा नाम बचा हुआ है, चूंकि टाइम हो गया है बट फिर भी सुन लें आप। एक नाम और है जिसको कभी कभार आपको सुनने को मिलेगा, इट इज द आईटीपी। कभी कभार 8 से 10 साल वाले बच्चों में बॉडी पर रेड पर्पल कलर के चकते हो जाते हैं। रेड पर्पल कलर के चकते हो जाते हैं। उन बच्चों में जो बीमारी होती है, रेड पर्पल कलर के चकते हो गए, उसको परप्यूरा बोलते हैं। अच्छा, इनमें जब प्लेटलेट की जांच कराते हैं तो वो 1 लाख से कम मिलती हैं। प्लेटलेट की जांच कराते हैं तो वो 1 लाख से कम मिलती हैं। अब चूंकि प्लेटलेट के कम होने की वजह से हुआ है, प्लेटलेट के कम होने की वजह से हुआ है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। बट प्लेटलेट के कम होने का कोई कारण भी तो मिलना चाहिए। ये जो बच्चे होते हैं इनसे पूछा जाता है आपको फीवर रहा क्या? नहीं है। डेंगू की जांच होती है नॉर्मल, नेगेटिव। चिकनगोनिया की जांच होती है नेगेटिव। लीवर में थ्रोम्बोपोइटिन की जांच होती है, लीवर की सोनोग्राफी एलएफटी होती है नॉर्मल। थ्रोम्बोपोइटिन की जांच होती है नॉर्मल। बोन मैरो बायोप्सी होती है नॉर्मल। एप्लास्टिक एनीमिया भी नहीं, कोई कारण ही नहीं मिला। अच्छा, ये तो कन्फर्म है बच्चे में रेड कलर के चकते बन रहे हैं, बीमारी है परप्यूरा, और इस पर्टिकुलर बीमारी का कारण है प्लेटलेट के नंबर कम होना। बट डॉक्टर साहब ने सारी जांच करा ली और सारी जांच कराने के बाद कोई भी कारण नहीं मिला।
तो अब उस बच्चे का डायग्नोसिस क्या लिखें, तो वहां पर डॉक्टर उस बच्चे का डायग्नोसिस आईटीपी लिखते हैं। आईटीपी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। पी बोले तो परप्यूरा, टी बोले तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। बट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कोई कारण तो मिला ही नहीं, ना डेंगू है ना चिकनगोनिया है, लीवर भी सही है, बोन मैरो भी सही है, सब कुछ सही है, तो इस बीमारी का कोई कारण नहीं मिला, इसलिए इसको नाम देते हैं आईटीपी बोले तो इडियोपैथिक। आईटीपी बोले तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो अभी जो मैंने आपको पहले नंबर पर पढ़ाया था थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, डेंगू की वजह से, चिकनगोनिया की वजह से हो रहा है तब तक तो ठीक है, लीवर में खराबी, बोन मैरो में खराबी की वजह से हो रहा है तो भी ठीक है, बट जब कोई कारण ही नहीं मिलता तो उस परप्यूरा को आईटीपी डायग्नोस करते हैं, बोले तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो ये हो गए पर्टिकुलर आज के टॉपिक, जिनमें मैंने आपको ब्लीडिंग टाइम पढ़ा दिया, क्लॉटिंग टाइम पढ़ा दिया, दोनों में अंतर बता दिए, कैसे चेक करते हैं वो आपको समझा दिया। बीटी प्लेटलेट पर डिपेंड करेगा, सीटी क्लॉटिंग फैक्टर पर डिपेंड करेगा। आज से पहले हो सकता है दिमाग में ये चीज होगी साहब डेंगू में आप सीटी बीटी कराओगे तो क्या होगा, तो नहीं पढ़ा तो दिमाग कहता है बढ़े मिलेंगे, डेंगू में सीटी बीटी कराओगे तो क्या होगा, नहीं सर बढ़े हुए मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन की हीमोफीलिया में सीटी बीटी की, सर दोनों बढ़ेंगे। अब शायद अंतर क्लियर हो गया है, डेंगू में बीटी बढ़ेगा, सीटी नॉर्मल रहेगा। दूसरा पॉइंट, हीमोफीलिया में बीटी नॉर्मल रहेगा और सीटी बढ़ेगा। तो बीटी सीटी अच्छे से हो गया, और एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर अपन ने पढ़ लिया जिसका नाम है परप्यूरा। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन अदर बीमारी और अदर टाइम इंटरवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल।